जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म अपेक्षा करते हैं वो हमको अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं मिलते हैं। तो जब हमें वो अणुसंख्यक गुणधर्म जो हमें मिलने चाहिए था वो ना मिलके थोड़ा सा हमें अलग अणुसंख्यक गुणधर्म मिलते हैं, तो इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। आपको हमने पिछली क्लास में बताया कि इससे पहले की क्लास आप देख लीजिएगा, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं बेटा, 4 ही होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन सर ये जो एक हमारे पास समस्या लिखी हुई है इसका नाम है असमान मोलर द्रव्यमान। तो इसको पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राम सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पहला जो हमारा टॉपिक है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक प्राप्त होता है तो इस मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। कि जैसे मैं अगर केस में बात करूं, मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर का मोलर द्रव्यमान होता है 18। वाटर का अणुभार बेटा कितना होता है, 18 होता है। और मैंने इसको जब प्रैक्टिकली देखा तो इसका अणुभार हमें 18 ना मिलके हमें बेटा कितना मिला, 19 मिला। या हो सकता है 19 ना मिलके हमें बेटा क्या मिला, 17 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो अणुसंख्यक यानी जो इसका जो मोलर द्रव्यमान बढ़ के मिल रहा है या घटने पर, बढ़ के जो मिल रहा है या जो घट के मिल रहा है, वो जो इसका मोलर द्रव्यमान हमको प्राप्त होता है उसी को बेटा क्या कहा जाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्यों प्राप्त होता है, इसकी कहानी को भी समझते हैं। हालांकि एक बात ये आप याद रखिएगा कि जो मोलर द्रव्यमान होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मोलर द्रव्यमान होता है, मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूं कि जो मोलर द्रव्यमान होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मोलर द्रव्यमान होता है बेटा वो हमेशा अणुसंख्यक गुणधर्म, क्या बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। और आप जानते हैं क्योंकि ऐसा होता है, और हम जानते हैं कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं बेटा, अणुसंख्यक गुण बोलो या अणुसंख्यक गुणधर्म बोलो, वो विलय के कणों की संख्या के बेटा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होंगे बेटा, विलय के कणों की संख्या के बेटा ये क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। या हम एक बात और यहां पर कहना चाहेंगे कि जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा ये वाली चीज को अगर समझ लेते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा किसके समानुपाती है, विलय के कणों के समानुपाती है, तो इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, विलय के कणों की संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर जो मोलर द्रव्यमान होता है, क्या होता है सर, जो मोलर द्रव्यमान होता है वो सर विलय की कणों की संख्या के क्या होता है, विलय के कणों की संख्या के बेटा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने यहां पर समझ लिया। ठीक है। मोलर द्रव्यमान हमेशा अणुसंख्यक गुणधर्म के बेटा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हालांकि मोलर द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणधर्म है नहीं, लेकिन ये क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हमें इसको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझो कि अगर जो मोलर द्रव्यमान, अभी आपने क्या पढ़ा कि सर जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब यहां पर ये जो मोलर द्रव्यमान है क्या है, विलय के कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको एक बात बताता हूं। आप यहां पर कुछ शब्दों का नाम सुनेंगे, आप एक शब्द यहां पे सुनेंगे संगुणन, संगुणन, और एक दूसरा शब्द आप बेटा सुनेंगे वियोजन। तो संगुणन का मतलब ही बेटा क्या होता है, जुड़ना, है ना। और वियोजन का मतलब ही बेटा क्या होता है, टूटना। वियोजित होना मतलब टूटना, ये आप शब्द सुनेंगे। यानी जब हम बेटा किसी भी कुछ हमारे, देखो अभी तक हमने पढ़ा क्या, जैसे मान लीजिए आपको हम एक बात बता दें कि जैसे हमने अणुसंख्यक गुणधर्म अभी तक जो हमने पढ़े वे विद्युत अन अप घट के लिए पढ़े हैं, या फिर हमने किसके लिए पढ़ा है, वाष्पशील पदार्थ के लिए पढ़ा है,
इसके लिए पढ़ा है, अवाष्पशील पदार्थ के लिए पढ़ा है। अब देखो ये जो विद्युत अनघट्य पदार्थ होते हैं तो ये कभी भी सॉल्यूशन के अंदर जाकर के ना ही बेटा ये क्या होंगे, संगुणित होंगे। कैसे होंगे, ना ही बेटा ये कभी संगुणित होते हैं और ना ही बेटा ये क्या होंगे, वियोजित होंगे। ना तो ये संगुणित होंगे ना तो ये वियोजित होंगे। तो उस कंडीशन में है क्या कि उस कंडीशन में ना तो ये बेटा कैसे हो रहे हैं, संगुणित हो रहे हैं, ना तो ये कभी आपस में जुड़ रहे हैं, और वियोजित होने का मतलब ना ही बेटा ये टूटते हैं। तो यहां पर जो हमें अणुसंख्यक गुणधर्म मिलेंगे वो विलय के कणों की संख्या के आधार पर मिलते हैं। तो जितने कण हम इसमें डालेंगे उतने ही कणों के हमें अणुसंख्यक गुणधर्म मिल जाते हैं। लेकिन सपोज करिए कि जैसे अगर हम बात बताएं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो संगुणित होते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल की बात है, आपने नाम सुना होगा फिनॉल का, ये फिनॉल है। आपने नाम सुना होगा बेंजोइक एसिड का, कौन सा बेटा, बेंजोइक अम्ल। फिनाल और बेंजोइक अम्ल है। और विद्युत अनपघट्य में आप चले जाइए, किसमें, सॉरी वियोजन किसका किसका होगा, तो वियोजन में बेटा अभी आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी बहुत सारे हैं। तो वियोजन में आपका बेटा जैसे आपका आ जाता है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा विद्युत अपघट्य में आपका जैसे आ जाता है, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं NaCl, या फिर और आप लोगों ने नाम सुना होगा कैल्शियम क्लोराइड ETC। तो ये हमारे ऐसे कंपाउंड से जो क्या होते हैं, जैसे इनको हम बेटा विलायक में घोलते हैं तो ये क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। और ये बेटा क्या होते हैं, जैसे इनको हम विलायक में डालते हैं तो क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं। ठीक, अब ये संगुणन होने से या वियोजन होने से क्या तकलीफ होने वाली, इस बात को समझो। याद रखना कि अगर कभी भी, ध्यान से सुनो, तो किसका संगुणन या वियोजन होगा, तो बेटा जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं, कौन से होते हैं, विद्युत अपघट्य होंगे, तो बेटा इनका क्या नहीं होगा, तो इनका तो ना तो बेटा क्या होगा, संगुणन ही होगा, और ना ही बेटा इनका क्या होता है, वियोजन होता है, तो इनका ये तो नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे हम जिनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य, कैसे बोलते हैं बेटा, ये हमारे क्या है, विद्युत अपघट्य हैं। यानी हम कुल मिला के ये यहाँ पर कहना उचित होगा कि जो हमने अभी तक अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोगों ने पढ़े थे वो विद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ के लिए पढ़े थे। लेकिन वो जो हमें वहां पर वैल्यू प्राप्त हो रही थी वो एग्जैक्ट आ रही थी। जो हम कैलकुलेट करते थे और जो हम प्रैक्टिकल करके करते थे तो दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलती थी। लेकिन जब हम विद्युत अपघट्य को डालते हैं किसी पानी के अंदर, किसको, विद्युत अपघट्य को पानी के अंदर डाल लेते हैं, तो या तो बेटा इसका क्या होगा, संगुणन होगा, या फिर बेटा इसका क्या होगा, वियोजन होगा। क्या होगा, तो जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं तो सामान्यतः उनका बेटा क्या होता है, वियोजन होता है। क्या होता है बेटा, उनका सामान्यतः क्या होगा, वियोजन होगा। और जब ये वियोजन होगा तो बेटा कहीं ना कहीं ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। या फिर आपने बेंजीन या फिनॉल या बेंजोइक एसिड को डालोगे विलायक के अंदर तो वो क्या हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे। इससे कहानी क्या समझ में आ रही है, जरा समझिएगा। इससे हमें यह समझ में आ रही है, अभी मैं मोलर मास को क्लियर करता हूं। इससे हमें यह समझ में आया कि सर अगर मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने विद्युत अपघट्य डाला है और उस विद्युत अपघट्य का बेटा क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वियोजन हो रहा है। तो उस कंडीशन में बेटा जो मोलर मास होगा, जो मोलर द्रव्यमान होगा, वो बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान बेटा कितना हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। तो जितना ज्यादा वियोजन होगा तो मैं उल्टा लिख देता हूं, तो ये बेटा यहां पर इसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। क्या घटेगा, मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा, तो जब संगुणन होगा तो मोलर द्रव्यमान भी बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर संगुणन होगा तो मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और अगर वियोजन होगा तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको यहां पर इतनी समझनी होगी। क्या कहा सर ने कि अगर वियोजन होगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा, और अगर संगुणन होगा तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब सोचो जब हमने विद्युत अपघट्य डाला तो या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा। अगर संगुणन या वियोजन होता है तो वहां पर जो हमें मोलर मास मिलेगा या जो हमें अणुसंख्यक गुणधर्म वहां प्राप्त होंगे वो सामान्य से अलग होंगे कि नहीं होंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूं फिर आपको समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको, ठीक है। अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो किस पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं।
किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म जो होंगे वो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करेंगे। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती होगा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि मैंने 3 पात्र लिए। एक पात्र फर्स्ट नंबर, एक पात्र हमने बेटा लिया सेकंड नंबर, और एक पात्र हमने बेटा लिया थर्ड नंबर। क्लियर है? और तीनों के अंदर 4-4 हमने पार्टिकल डाले। मान लीजिए 4 पार्टिकल इसके अंदर, विलय के 4 पार्टिकल, और विलय के 4 पार्टिकल इसके अंदर भी डाले, और विलय के 4 पार्टिकल बेटा इसके अंदर भी डाले। तीनों ही सॉल्यूशंस, तीनों ही विलायक में हमने 4-4 पार्टिकल बेटा विलय के डाले। अब होता क्या है, जब हमने इस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों को चेक किया, किसको चेक किया? अणुसंख्यक के गुणधर्मों को चेक किया, तो जितनी हमारी कैलकुलेटिव वैल्यू आ रही थी, यानी जो सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म था, जो इनके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म प्राप्त हो रहे थे, जितना हमने कैलकुलेट किया था उतना ही हमें उस विलयन से भी अणुसंख्यक गुणधर्म प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेटा क्या होगा? सामान्य होगा। कैसा होगा? ये सामान्य होगा। यानी एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमने 4 विलय के कण इसके अंदर डाले थे, और इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कण हैं बेटा? 4 ही कण हैं। तो ये कौन सी स्थिति होगी? सामान्य स्थिति होगी। लेकिन सपोज करिए आपने इस विलयन के अंदर डाले थे 4 कण। कितने कण डाले थे? 4। और लेकिन ये आपस में कण क्या हो गए बेटा? जुड़ गए। और जब ये आपस में कण जुड़ गए तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कण मिले सर? सिर्फ और सिर्फ 2 कण मिले। तो क्या हुआ? कण आपस में जुड़े हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं बेटा क्या हुआ? संगुणन हुआ। क्या हो गया? यहां पर संगुणन हो गया। लेकिन जब हमने यहां पर 4 कण डाले थे, यानी 4 मॉलिक्यूल्स डाले थे, और इसके अंदर बेटा 4 से कितने हो गए? 8 हो गए। तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहां पर बेटा दिमाग लगाओ, कितना हो गया सर? 8 हो गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या हुआ सर? सर वियोजन हुआ। तो संगुणन और वियोजन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, 4 से 8 हो गए, वियोजित हो गए, तो ये क्या हुआ? वियोजन हुआ। और यहां पर बेटा ये क्या हुआ है? संगुणन हुआ है। क्लियर है? ये क्या हुआ मेरे बच्चे? संगुणन हुआ। क्लियर है? अब हमने आपको यहां पर यह भी बताया कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होगा वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म इन 4 कणों के कारण था, वही अणुसंख्यक गुणधर्म इन 4 कणों के कारण होगा। सीधी सी बात। आप जरा दिमाग लगाओ कि यहां पर इन 4 कणों के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म, मैं चलो परासरण दाब की बात करता हूं कि यहां पर कितना एटीएम मिल रहा था? 3। तो यहां पर भी बेटा कितना एटीएम मिलेगा सर? 3 एटीएम मिलेगा। लेकिन जब हमने इसके अंदर यहां पर इसको प्रेक्षित किया, एक्सपेरिमेंट किया, और यहां पर कितने इसका हमने देखा? संगुणन हो गया। पार्टिकल्स का क्या हुआ? संगुणन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें कणों की संख्या क्या हो गई बेटा? घट गई। तो जब विलय के कणों की संख्या घट जाएगी तो कहीं ना कहीं अणुसंख्यक गुणधर्म भी घट जाएगा। और हमने यहां पर देखा जो हमें परासरण दाब मिल रहा था वो 1 एटीएम मिल रहा था। कितना एटीएम मिल रहा था? 1 एटीएम मिल रहा था। हमें चाहिए था सामान्य कितना है? 3 एटीएम था। ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, याद कर लीजिए। इसको हम सूत्र की सहायता से निकालते हैं, तो ये कैलकुलेटिव वैल्यू है ना? ये क्या है? हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू है। हम फार्मूले की सहायता से निकालते हैं, और ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। तो हमें जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो जो हमें परासरण दाब मिलेगा वो इन 2 के कारण मिलेगा। और हमने जो कैलकुलेट किया वो किस किस कारण किया है? 4 के कारण किया है। तो इन दोनों का जो अणुभार, यानी जो इन दोनों का परासरण दाब है, वो समान है कि असामान्य? तो आप कहेंगे सर असामान्य है। इसका 3 है, तो हमें मिलना कितना चाहिए था? 3। लेकिन मिला कितना? 1 मिला। तो ये कैसा गुणधर्म है? असामान्य गुणधर्म है। क्यों? संगुणन होने से प्राप्त हुआ। लेकिन अगर इसी तरीके से देखें, यहां पर पार्टिकल 4 है, तो कितना हमें प्रेशर मिलेगा? सॉरी, वाष्प दाब, सॉरी परासरण दाब कितना मिलेगा? 3। और यहां पर पार्टिकल बेटा कितने हो गए? 8। तो अणुओं की संख्या बढ़ने से गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब परासरण दाब बढ़ जाएगा। और सपोज करिए यहां पर हमें परासरण दाब मिल गया 6 एटीएम। क्या हो गया? परासरण दाब बेटा क्या मिला? 6 एटीएम मिला। तो ये इसके हम अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात की। अब हम जानते हैं कि यहां पर देखिए, जब संगुणन होगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही बात मैंने आपको लिखाया कि सर जब संगुणन होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो जब संगुणन होता है तो सर अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा क्या होता है? ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं ऐसे लिख देता हूं। जब आपका
संगुणन होगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुण, तो बेटा अणुसंख्यक गुण आपके क्या होते हैं, घट जाते हैं। अणुसंख्यक गुण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। लेकिन याद रखना जब संगुणन के केस में, लेकिन आपका जो मोलर द्रव्यमान होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, मोलर द्रव्यमान है वो बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अणुसंख्यक गुण और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए, मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो यहां पर इसका जब संगुणन हुआ तो हमें जो यहां पर मोलर द्रव्यमान, इसका जो मोलर द्रव्यमान था जो मिला, और कैलकुलेट किया मैंने इसका, और जब हमने सोल्यूशन में इसको निकाला तो हमें क्या मिला, कुछ कम मिला। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इसका संगुणन होने से इसका मोलर द्रव्यमान बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में। और जब बेटा यहीं पर क्या होता है, वियोजन होता है, याद रखिएगा। और जब कभी आपका बेटा वियोजन होगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म तो आपका बढ़ेगा, अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बढ़ेगा। परंतु आपका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, वो बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो संगुणन होने से अणुसंख्यक गुणधर्म तो घटेंगे पर मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और वियोजन होने से अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेंगे तो मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। ये सब बात हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, जब किसी विलय पदार्थ का द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान से सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या अधिक प्राप्त होता है तो ऐसे मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी है, ये सिर्फ हमने आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आया होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सुनिए। अब इसी में एक हेडिंग और आती है, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। तो याद रखना मेरी बात को, सुनिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। तो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब बेटा क्या है कि जब हम किसी विलायक में विलय को घोलते हैं तो घोलने पर उस विलय के कणों का संगुणन या वियोजन हो जाता है। क्या होता है बेटा, संगुणन या वियोजन हो जाता है। इस कारण जो विलयन के, यानी इस कारण अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर उस विलयन के जो गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म प्राप्त होते हैं वो सामान्य से क्या होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं। तो ऐसे गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो उस विलायक के कणों का संगुणन या वियोजन हो जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर। क्या कहा, अणुसंख्यक गुणधर्म के बेटा किस पर, आधार पर। जो उस विलयन के गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म प्राप्त होते हैं वो सामान्य से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ऐसे गुणधर्म को, ऐसे अणुसंख्यक गुणधर्म को असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अब ये बेटा जो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, या फिर बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। तो कितना संगुणन हो रहा है, कितना वियोजन हो रहा है, इस बात को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वांट हॉफ। और वांट हॉफ एक वैज्ञानिक आए और वांट हॉफ ने अपना कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। तो वांट हॉफ ने एक कारक दिया, यानी आई दिया, तो वांट हॉफ कारक इसको बोलते हैं, या फिर हम बेटा इसको कई नामों से जानते हैं, वांट हॉफ कारक भी बोला जाता है, या फिर वांट हॉफ गुणांक भी बोला जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है कि वांट हॉफ गुणांक या वांट हॉफ कारक किसे कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और यहां पर इसको बेटा आई से लिखते हैं, इसको कहां से लिखते हैं बेटा, आई से लिखते हैं। अब ये आई है क्या एक्चुअल में, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक बीकर लिया और इसमें बेटा विलायक है, और हमने इसमें बेटा क्या डाला, एक विलय डाला। हमने बेटा इसमें क्या डाला, बी डाला। तो यहां पर बी के जो हमारे पास क्या थे, अणुसंख्यक गुणधर्म थे बी के। तो बी के जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे तो उसको हमने बेटा क्या माना, कैलकुलेटिव मान लिया। कैलकुलेटिव मतलब क्या हुआ, ये इसका जो गुणधर्म था उसको हम बेटा क्या माने, सामान्य माने।
तो कैसा गुणधर्म थे बेटा, वो सामान्य गुणधर्म था। लेकिन जैसे हमने इसको पानी में डाला, तो इस विलय को जब हम पानी में बेटा डालेंगे तो या तो ये संगुणित हो जाएगा, इसके कण पास पास आ जाएंगे, या वियोजित हो जाएगा। तो संगुणित होने पर या वियोजित होने पर यहां पर इसका जो हमें वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, प्रेक्षित वैल्यू। यानी वो कौन सा मान होगा बेटा, ये हमारा क्या है, सामान्य मान है, और यहां पर जो हमें प्रेक्षित मान प्राप्त होगा, यानी जो हमें प्रैक्टिकल करने पे प्राप्त होगा, उसको हम लोग बेटा बोलेंगे असामान्य मान। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, सामान्य हो गया, और ये बेटा हमारा क्या हो गया, असामान्य हो गया। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर जो गुणधर्म मिलेंगे उनको हम लोग बेटा बोलते हैं सामान्य गुणधर्म, और यहां पर सॉल्यूशन के जो हमें गुणधर्म मिलते हैं उनको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, असामान्य गुणधर्म। अब करना क्या है, वांट हॉफ ने बताया, देखिए जो सामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म आ रहा है तो उसको कैसे शुद्ध करेंगे, इसका प्रयोग, इसको बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वांट हॉफ गुणांक का उपयोग करते हैं। यानी असामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म को शुद्ध करने के लिए हम लोग बेटा किसका उपयोग करते हैं, हम लोग आई फैक्टर का उपयोग करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एक सामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म होता है या जो सामान्य अणुभार होता है, उसमें बेटा क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म या असामान्य अणुभार कहते हैं। और इसको सुधारने के लिए एक वैज्ञानिक आए वांट हॉफ, और जिन्होंने कारक दिया आई, यानी वांट हॉफ यानी कारक आई है क्या, तो इसको याद रखना, आई जो होता है वो याद रखना सामान्य। मेरी बात सुनना, ये बेटा मैंने क्या लिखा है, सामान्य। क्या लिखा मैंने मेरे बच्चे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने सर इसको लिखा है सामान्य। क्या लिखा है, सामान्य। तो ठीक, लेकिन हम पहले अल्पसंख्यक गुणधर्म के बारे में लिख देते हैं, तो चलो इसको असामान्य कर लो। तो असामान्य को हमने कैसे निकाला था, जब हमने प्रैक्टिकल किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेक्षित। असामान्य या प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म, ये अपॉन ये सामान्य, या हम इसको कह सकते हैं सैद्धांतिक। कैसा, सिद्धांतिक। सैद्धांतिक बेटा कैसे लिखा जाता है, आप लोग लिख लेते हैं सैद्धांतिक। सैद्धांतिक या ना लिख के हमको परिकलित लिख देता, आसान पड़ता है। परिकलित मतलब कैलकुलेटिव, परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। तो क्या होगी परिभाषा, असामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म या असामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म तथा सामान्य अल्पसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वांट हॉफ कारक या वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग वांट हॉफ कारक या वांट हॉफ बेटा क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्लियर है, तो ये इसकी बेटा परिभाषा हो गई। अब मान लीजिए आपने अल्पसंख्यक गुणधर्म पढ़े कितने, 4। तो अगर मुझे इनके बारे में लिखना तो आई, सबसे पहले मैं किसके बारे में लिखता हूं, पाई। और पाई बेटा यहां पर क्या होगा, ऊपर ऑब्जर्व और नीचे क्या हो जाएगा, पाई कैलकुलेटिव। पाई ऑब्जर्व, पाई कैलकुलेटिव। क्लियर है बेटा, पाई ऑब्जर्व, पाई कैलकुलेटिव। अगर इसी तरह से हमें बेटा किसके बारे में लिखना होगा, आई फैक्टर निकालना हो किसके लिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए, तो ये बेटा आपका हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी नॉट, और ये आपका होगा ओबीएस, और ये आपका हो जाएगा, ऑब्जर्व किया हमने, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, ये हमने बेटा किसके लिए निकाला, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए। तो ये पहला, दूसरा। अगर मान लीजिए हमें बेटा किसके लिए निकालना हो, अगर मुझे निकालना हो क्वथनांक का उन्नयन के लिए आई फैक्टर, तो उसके लिए क्या लिखोगे, डेल्टा टी बी, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू लिखोगे जो आपने ऑब्जर्व की है, और नीचे फार्मूले से जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैलकुलेटिव वैल्यू, तो नीचे बेटा क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी तरह से हिमांक में अवनमन का निकालेंगे तो ये डेल्टा टी एफ, और ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, और बेटा ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेटिव। तो इस तरीके से कभी भी आपको आई फैक्टर निकालना हो
वाष्प दाब में आप परासरण दाब के लिए आई फैक्टर निकालना हो तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे। अगर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होगा तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर आपको मतलब ये किसके लिए निकालना है, ये हम बेटा वांट हाफ कारक कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है और भी थोड़ा सा बातें करेंगे। यानी एक तरीका तो ये हो गया कि आई फैक्टर को अल्पसंख्यक गुणधर्म अगर दिया होगा तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमको अल्पसंख्यक गुणधर्म नहीं दिया है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हमको अल्पसंख्यक गुणधर्म नहीं दिया है, अगर हमें कणों की संख्या बोल दी गई कि वियोजन के पहले या संगुणन के पहले कणों की संख्या इतनी थी, वियोजन के बाद या वियोजन के बाद या संगुणन के बाद कणों की संख्या इतनी है, उससे हम कैसे निकालेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इस तरीके से आप वांट हाफ फैक्टर निकाल लेंगे। फिर दूसरा तरीका ये है कि आई फैक्टर जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, तो उसको बेटा निकालेंगे हम लोग संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। अगर ना दिख रहा हो, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूं, दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो बेटा ऊपर क्या लिखोगे, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या, है ना, और नीचे क्या लिखोगे, संगुणन या वियोजन के पूर्व, बेटा पूर्व कणों की संख्या। तो इससे भी हम लोग क्या निकालते हैं, वांट हाफ फैक्टर निकालते हैं, इस फार्मूले से भी निकालेंगे। देखो लिखी वही चीज है भाई, असमान अल्पसंख्यक गुणधर्म मिला कब, जब संगुणन हुआ या वियोजन हुआ। तो संगुणन होने या वियोजन के बाद ही तो असामान्य हमें अल्पसंख्यक गुणधर्म मिला। तो वही चीज यहां पर बस मतलब आदमी वही है, बस खोपड़ी बदल, चेहरा बदल दिया गया, तो वही चेहरा बदल दिया गया बस। अगर मान लीजिए तुमको आई फैक्टर बेटा किसके लिए निकालना हो तो याद रखना, अगर आपको मोलर द्रव्यमान के लिए निकालना है तो आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया था घटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो तीन तरीके हैं, आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक गुणधर्म दिया हो तो उसके लिए फार्मूले आप लगा के निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या दी हो तो उस तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। अगर सामान्य मोलर मास के लिए आई फैक्टर निकालना तो ये निकालिए। तो वास्तव में ये जो आई फैक्टर आया वो किस लिए आया, ये वही फैक्टर आया कि जो भी हमारे असमान अल्पसंख्यक गुणधर्म आ रहे थे उनको सुधारने के लिए क्या हुआ, असमान अल्पसंख्यक गुणधर्म को सुधारने के लिए ही बेटा हमारे पास जो आया वो हमने बेटा क्या आया, आई फैक्टर हमारे पास आया। और ये लेके कौन आए थे, वांट हाफ फैक्टर, सॉरी वांट हाफ लेके आए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए हम कुछ और बता देते हैं। यहां पर बेटा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आई का वैल्यू, नोट करके बात मैं लिखा देता हूं, आप नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आई का वैल्यू कभी भी क्या है बेटा, जीरो आ रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। यदि आई का वैल्यू बेटा क्या है, 1, जीरो ना लिख के हम 1 ज्यादा लिख दें, ज्यादा सटीक रहेगा। अगर 1 को टारगेट करते हैं, अगर आई का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब है ना तो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ना ही आपका संगुणन हुआ है और ना ही बेटा आपका क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। तो ना ही आपका बेटा क्या हुआ है, संगणन होता है और ना ही वियोजन होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर आप आई फैक्टर निकालते हैं और आई फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो जो विलय होता है वो विलयन में बेटा क्या होता है, संगुणित या वियोजित नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, वरना फिर ऐसे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, मैं लिखूंगा अगर आई 1 है तो विलय विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होता है। ये अगर समझ लो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है,
2 आ जाए, 3 आए, 4 आए, 5 आ जाए, कुछ आ जाए, तो इसका मतलब विलय विलयन में वियोजित हो रहा है। ठीक है, और इसी आई की वैल्यू जब 1 से कम आ जाए, इससे 1 से कम है, तो विलय विलयन में संगुणित होता है। क्लास लंबी हो रही है, क्या होता है बेटा? संगुणित होता है। तो आप आई फैक्टर निकाल के आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वहां पर आई फैक्टर आप निकालते हैं, तो आई फैक्टर निकालने से हमको ये पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए आई का वैल्यू 1 आ गया, मतलब सामान्य मोलर मास और असामान्य मोलर मास बराबर हैं, कट जाएंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ना ही तो बेटा क्या हो रहा है, ना ही संगुणन हो रहा है, ना ही उसका वियोजन हो रहा है। अगर आई की वैल्यू ज्यादा आ गई तो क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, और आई की वैल्यू कम आ गई 1 से तो क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है। तो ये बेटा आपका छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने समझाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर बेटा इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वियोजन की मात्रा। यहाँ पर आई जो है ध्यान से सुनिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलो अब यहां पर देखो, अब हमने क्या कहा कि अगर मुझे वियोजन मात्रा, जैसे हमने यहां पर क्या लिखा, वियोजन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, तो ये वियोजन मात्रा और संगुणन मात्रा को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? वियोजन मात्रा की। तो वियोजन मात्रा को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम लोग यहां पे निकालेंगे वियोजन मात्रा। तो हमें बेटा क्या निकालना है? वियोजन मात्रा को हमें कैलकुलेट करना है। तो वियोजन मात्रा को बेटा कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को हमें लेना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर बेटा लिया है NaCl। तो NaCl के लिए हमें बेटा किसकी कैलकुलेशन करनी है? आई की। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे जब NaCl को हम लोग बेटा पानी में डालेंगे, याद रखिएगा, तो ये Na प्लस में टूटता है और Cl बेटा माइनस में टूटता है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर समय कैसा था? प्रारंभिक समय में, तो प्रारंभिक समय में टाइम बेटा 0 था। अब इसका हमारा पूरा का पूरा एक कण है, ये हमारा सामान्य मान है, याद रखना ये हमारा क्या है? सामान्य मान है। और जब प्रारंभिक समय है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, टाइम 0 है, तो यहाँ पर ये बना भी होगा बेटा, कितना बना होगा? वियोजन कितना हुआ? 0 हुआ। क्लियर है? लेकिन सोचिए यहां पर क्या हुआ? अब अभी वियोजन नहीं हुआ। अब वियोजन के पश्चात मान लीजिए यहां पर बेटा क्या होगा? हम वियोजन की मात्रा निकाले, तो वियोजन के पश्चात, तो वियोजन के पश्चात चाहो तो आप अल्फा लिख सकते हो, ये वियोजन मात्रा होती जहां, ये अल्फा है। तो ये अल्फा किससे निकला? 1 से निकला है। तो अब वियोजन के पश्चात वियोजन हो चुका, उसके पास हमारे पास क्या बचा? तो 1 माइनस बेटा क्या बचा? अल्फा बचा है। हमें क्या मिला? 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू जो हमें बेटा मिलती है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी होती है प्रेक्षित वैल्यू। कौन सी होती है? प्रेक्षित वैल्यू होती है। और ये 1 हमारी क्या है? कैलकुलेटिव वैल्यू है, क्योंकि हमने NaCl का इसमें सिर्फ एक ही कण डाला था। तो इसलिए जब हम आई फैक्टर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा प्रच्छित समीकरण यानी प्रच्छित मान कौन कौन से हैं? तो ये बेटा आपका आई माइनस अल्फा है, प्लस अल्फा है, और प्लस अल्फा है। और अपॉन में देखिए बेटा, हमारा जो प्रयोग कैलकुलेटिव वैल्यू है, जो हम जानते हैं सामान्य मान है, वो कितना है बेटा? 1 है। और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर क्या बचेगा बेटा? तो आई प्लस अल्फा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहां अल्फा क्या है? वियोजन मात्रा है। तो अल्फा हमारी बेटा क्या है? तो अल्फा सर आपका यहाँ पर क्या है बेटा? वियोजन मात्रा है। क्लियर है? ये अल्फा हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा? वियोजन मात्रा है। अब इसी तरह से हम बेटा बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CaCl2
के लिए अगर हम CaCl2 के लिए I निकालेंगे तो ये हमारे पास बेटा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। और यहाँ पर जब हम इसको बेटा पानी में डालेंगे, तो जब पानी में आप डालेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा किस में बेटा, Ca+2 में, और यहाँ पर ये बनेगा 2Cl-। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, 2Cl- बनेगा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब हमारे पास टाइम बेटा कितना था, 0 था, यानी टाइम कितना था बेटा, 0 था। यहाँ पर बेटा कितना था हमारे पास, टाइम 0 था। तो उस समय ये हमारे पास पूरा का पूरा कैल्शियम क्लोराइड था और इधर बना भी क्या था, 0 बना था। लेकिन मान लीजिए टाइम बीत गया T, मतलब वियोजन हो चुका, वियोजन हुआ तो इधर बेटा यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा। और यहाँ पर ये देखिए बेटा अल्फा तो बना है पर इसके क्लोराइड आयन कितने बने, 2। तो ये 2 है तो इसके आगे बेटा क्या लगाना पड़ेगा, 2 आपको लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको I कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 - अल्फा ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अल्फा निकला है ये 1 से ही निकला है, तो इसलिए 1 - अल्फा होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस बेटा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। इन सबको ऊपर लिखना होता है और ये हमारा सामान्य मान इसको नीचे लिखना होता है। ये प्लस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर I1 प्लस बेटा कितना आ जाएगा, 2 अल्फा। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए जब I फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, 1 + 2 अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, वियोजन मात्रा है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 2 अल्फा यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर बेटा जो आपका अल्फा है वो बेटा क्या है, वियोजन की मात्रा है। एक और एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्लास लंबी है, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी हमें करना होगा। एक और एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। तो जब हम एल्युमिनियम सल्फेट के लिए I निकालेंगे तो आपका ये Al2SO4 का होल थ्राइस ये बेटा आपका ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा 2Al+3 और प्लस यहाँ पर बेटा बनेगा 3SO4 - 2। ये इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है बेटा, ये इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक करेगा। और यहाँ पर जब टाइम बेटा कितना था, 0, तो ये पूरा का पूरा 1 रहा, और इधर क्या था, 0 बना, अभी तक बना ही नहीं। टाइम जब वियोजन हो गया तो टाइम T हो गया, तो यहाँ पर बेटा ये कितना बना, तो सर ये 2 अल्फा बना। और यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर सर क्या बनेगा, 3 अल्फा। और यहाँ पर बचा क्या, तो सर ये 1 - अल्फा बचा। अब इसके लिए I निकालोगे तो हमने निकालने के लिए बताया, ये अल्फा वालों को सबको प्लस में लिखना होता है। तो ये 2 अल्फा और ये बेटा 3 अल्फा, और नीचे क्या रहेगा, 1। अब यहाँ से I निकालो तो 2 में से 1 चल, देखो 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 1 + 4 अल्फा। तो ये इस तरीके से I का मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, I बराबर 1 + 4 अल्फा होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब मैं इसके करवाऊंगा तो यहाँ पर आपसे कहेगा वियोजन मात्रा ज्ञात करो, तो यहाँ पर हम इनको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल्स के वीडियो बेटा डाल दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ये चैप्टर हमारा बेटा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि हर शाम 7 बजे से कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको जो हमारे शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, और कापी और कलम लेके बैठिएगा। जितना हो सकेगा उतना मदद किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जरूर आइएगा, आपको न्यूमेरिकल सीखने का मौका मिलेगा। थ्योरी आप यहाँ से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स लाइव क्लास में आके पढ़िए। तो बेटा आज की क्लास उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। हालांकि टॉपिक इतने आसान है नहीं, पर कोशिश बहुत की मैंने कि इनको हम आसान भाषा में आपको समझा सके। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।